हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग साइंस और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इन सभी को सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं यूपी में आयोजित होने वाले, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप साथ साथ देखते रहिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का सही सही आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है कितना होता है। 0 होता है, 7, 14 या फिर यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। राइट आंसर इसमें से आप लोग गेस कर ही लिए होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, पीएच मान कभी भी जब उदासीन रहा तो वो होगा 7। 7 से अगर जो कम रहा तो वो विलयन क्या होता है, अम्लीय कहलाता है। अगर जो 7 से अधिक रहा तो वो क्षारीय विलयन कहलाएगा। लेकिन अगर जो 7 है यानी कि वो उदासीन है, न्यूट्रल है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा वो क्षारीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एसआई इकाई दिया हुआ है जैसे कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम और दबाव का डायन। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं, कौन कौन से। कार्य का जो होता है जूल होता है, एकदम राइट है। बल का न्यूटन होता है, ये भी एकदम सही है। द्रव्यमान को हम लोग एसआई पद्धति में किलोग्राम से नापते हैं, ये भी सही है। दबाव का यहाँ डायन, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। दबाव का मात्रक अगर जो हम लोग बताएं तो दबाव का होता है पास्कल। पास्कल में हम लोग दबाव को करते हैं, और डायन जो है वो CGS जो पद्धति होता है उसमें ये बल का मात्रक होता है। तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो हम लोगों का सही सुमेलित नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल के ग्रो के लिए आप लोगों का बस एक लाइक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर जो अच्छा लगता हो मेरे वीडियो, और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नॉट है हवाई जहाज की गति मापने की इकाई। समुद्री मील है वो नेविगेशन या नौ संचालन में उपयोग की जाने वाली दूरी की इकाई। एगेस्ट्रॉम लंबाई की इकाई, और लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा 4th, लाइट ईयर। यानी कि प्रकाश वर्ष समय हम लोग नहीं मापते हैं, प्रकाश वर्ष तो लिखा हुआ है लेकिन ये दूरी जो खगोलीय दूरी होती है उसको मापने की इकाई है। तो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी है, खगोलीय दूरी की मापने की इकाई है। तो ये 4th ऑप्शन जो है हम लोगों का वो राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों हैं वो सही सुमेलित हैं। एक ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नई दिल्ली में अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो उसके विशेष अतिथि कौन है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है जो कि आपके फ्रांस के हैं, या फिर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यूके के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो यहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में पधारेंगे गणतंत्र दिवस समारोह में। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोगों का हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मिशन हायाबुसा 2 जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसे जाक्सा या फिर JAXA द्वारा संचालित है। हायाबुसा 2 ताज़ा चट्टानों को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे में उतरेगा जिनमें अंतरिक्ष के वातावरण के संपर्क में आने के कारण कई वर्षों तक कोई बदलाव नहीं देखा गया है। हायाबुसा 2 जो है अंतरिक्ष यान से भेजे गए 2 छोटे रोवर सतह के तापमान और तस्वीरें खींचेगा। तो इसमें से कौन सा है अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में सही है और कौन सा है वो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, 2 या फिर 1, 2, 3 या फिर केवल 2, 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा, इसमें से सभी सही हैं। डी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है कि मिशन जो हायाबुसा है वो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये है ताज़ा चट्टानों को इकट्ठा करने के लिए अंतरिक्ष में उतरेगा जिनमें अंतरिक्ष के वातावरण के संपर्क में आने के कारण कोई बदलाव नहीं देखा गया है। और ये छोटे छोटे 2 रोवर रहेंगे, उनसे सतह तापमान इन सब के बारे में पता लगाएगा।
पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फिर नाइट्रिक सल्फेट। राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसमें से सल्फेट है वो कवकनाशी का काम करता है और पानी की टंकियों में जो कवक होते हैं उनको नष्ट करने का काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। आइए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। कॉपर सल्फेट एक कवकनाशी है जिसका उपयोग फलों, सब्जियों, अखरोट और खेतों की फसलों के जीवाणु और कवक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। यहाँ पर आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि यह है अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए उठाया गया कदम जो कई देशों के बीच में समझौता है, या फिर यह प्रदूषण को नियंत्रित करने, पेड़ लगाने के लिए कदम उठाने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, या फिर परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए कई देशों के बीच में समझौता है, या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कदम उठाने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल मेनली है किस लिए, अम्लीय वर्षा, परमाणु ऊर्जा समझौता, या वृक्षारोपण, या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। राइट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन ही होगा हम लोगों का, क्योटो प्रोटोकॉल। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि आप लोगों ने सुना होगा UNFCC ट्रिपल सी है, UNF और ट्रिपल सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, का विस्तार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है। राइट आंसर क्या है, तो सबसे जो मीठा शर्करा है वो है फ्रक्टोज जो कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी चीनी कहलाती है और ये सुक्रोज से लगभग 2 गुनी मीठी होती है। मेनली ये पाया जाता है फलों में और शहद में। शहद में ग्लूकोज और पूछा भी जाता है शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है हम लोगों का वो राइट आंसर है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, वो फ्रक्टोज है जो कि आपका सुक्रोज से लगभग 2 गुना मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है। यहाँ पे पत्तियों में स्टार्च लिख दिया है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं भी अगर जो आपको स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करना हो तो क्या यूज़ करेंगे, फेहलिंग विलियन, आयोडीन विलियन, मिलियन अभिकर्मक या फिर बेनेडिक्ट विलियन। इसमें से जो राइट आंसर होगा, तो स्टार्च की जब उपस्थिति का हम लोगों को परीक्षण करना होता है तो हम लोग इसमें आयोडीन का विलियन मिलाते हैं। आयोडीन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। आयोडीन क्या होता है कि स्टार्च की उपस्थिति में अपना रंग जो भूरा से काला, नीला या फिर बैंगनी कर लेता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। आयोडीन का विलियन हम लोग स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए, वो चाहे पत्तियों में हो या किसी अन्य खाद्य पदार्थ में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के नियासिन जो विटामिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। नियासिन की कमी से पूछ रहा है। नियासिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B3 को बोलते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है कि B3 का जो है वो साइंटिफिक नाम क्या है, या B1 का है जैसे थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन। तो इस तरीके से करके क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप लोगों को जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम याद होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि विटामिन से रिलेटेड जितने भी बीमारी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका स्रोत क्या है और फिर उनके साइंटिफिक नाम क्या हैं और उनकी कमी से होने वाले सारे रोग, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं क्योंकि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो रोग से रिलेटेड हो या फिर उनके स्रोतों से रिलेटेड हो या फिर नाम से मिलाने को आ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इस तरीके से नाम लिखे रहेंगे और साथ में एक तरफ B1, B2, B3, B4 ऐसे करके फिर आपको मिलाना रहेगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हम लोग देखते हैं, B3 यानी कि नियासिन की बात हो रही है। तो नियासिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है पेलाग्रा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है।
पहला दिया है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा है, इसका खट्टा स्वाद होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक है और यह क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है। तो देखते हैं कि कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। बात जब अम्ल की आ रही है, अभी मैंने ऊपर ही बताया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है, अम्ल का गुण है, तो ये राइट आंसर है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये भी राइट है। इसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल का, लेकिन इसका पीएच मान 7 से अधिक नहीं होता है, ये 7 से कम होता है। 7 से अधिक हो गया तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है हम लोगों का, वो राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर। तो अम्ल का गुण नहीं है, वो है कि पीएच मान 7 से कम होता है, अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। पीएच जो 7 से कम होता है अम्ल का, और इसका गुण में है लिटमस पेपर को लाल कर देता है, खट्टा स्वाद होता है और क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण ये बनाता है। 7 से अधिक का जो पीएच हो तो वो क्षार को दर्शाता है, जबकि यहाँ पे अम्ल के बारे में लिखा हुआ था। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भौतिक राशि का मात्रक पास्कल नहीं है। इसको हमने बता भी दिया है। जड़त्व, आघूर्ण, दबाव, तनाव, यंग मापांक, इसमें से जो राइट आंसर होगा तो वो होगा आपका जड़त्व आघूर्ण। जहाँ पे भी दबाव, तनाव या किसी चीज़ को खींचने की बात आती है तो वहाँ पर पास्कल का यूज होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़त्व आघूर्ण। अगर जो एसआई प्रणाली में जड़त्व आघूर्ण को पता करें तो ये होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। तो ये इसका भौतिक जो मात्रक है जड़त्व आघूर्ण का, तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, रामानुजन पुरस्कार। तो 2022-23 में शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को गेस करना है। इसका आप बता दें, पूरा नाम पढ़ने से अच्छा है। युनकिंग तांग और रुइक्सियांग झांग, ये दोनों लोग हैं जिनको रामानुजन पुरस्कार मिला हुआ है 2022-23 के लिए। कुंभकोणम में ये दिया गया है, कुंभकोणम में शास्त्रा परिसर में। और 2022-23 के लिए रामानुजन पुरस्कार, ये दोनों लोग गणितज्ञ हैं युनकिंग तांग और रुइक्सियांग झांग। ये दोनों बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबद्ध है, वहाँ पे ये लोग प्रोफेसर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का जो नवीनतम विजेता है कौन है। सुकृता पाल कुमार, राजकमल झा, अभिजीत बनर्जी या पीटर गुंडालो। इसका जो राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के जो नवीनतम विजेता है वो है सुकृता पाल कुमार। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो उनकी पुस्तक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले दुनिया भर के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को ये मान्यता देता है और पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को 2023 में किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में नामित किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटका में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में नामित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स में 2023 में बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका जो कोड नेम होता है KIA है, टर्मिनल 2 अलग दिखने में कामयाब रहा है और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। संसद ने किस पुराने कानून को बदलने के लिए दूरसंचार विधेयक 2023 पारित किया है। यहाँ पर ऑप्शन है 1848, 56, 66 या 85। इसका जो राइट आंसर होगा, ये लगभग 136 साल पुराना है विधेयक और इसको पारित किया गया है दूरसंचार विधेयक 2023 नाम से। 1885 ये हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ये लगभग 130-40 साल पुराना है। इस दूरसंचार सेवाओं और उसके नेटवर्क में बदलाव और सुधार के लिए कानून लाया गया है। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 को
जो है वो विस्थापित करता है, मतलब इसको हटा करके अब नया लाया गया है 2023। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस भारतीय परियोजना ने शहर सुधार के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा, या बीकानेर हाउस दिल्ली, रामबाग गेट और प्राचीर पंजाब, या कार्डिकारा मंडप केरल? तो इसका जो राइट आंसर होगा, किस परियोजना ने शहर सुधार के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है, ये है आपका पंजाब का रामबाग गेट और प्राचीर। आइए इसका डिटेल देखते हैं। पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स जो होते हैं साइड साइड में, इनकी लचीली शहरी पुनरुद्धार परियोजना को सर्वोच्च सम्मान यानी कि उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाया करिए। बाय बाय।